इवनिंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी क्वेश्चंस के हम लोग न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं उनका तीसरा लेक्चर आज है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो बचे हैं उनको करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के 1.2 तक कर लिए थे, प्रॉब्लम 1.12 तक किए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम 1.13 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1.12 तक हो गया था, है ना। प्रॉब्लम 1.13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। जो एक्सरसाइज 1.12 में दो स्फीयर थे ए और बी, ठीक है ना। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज। ये किसमें है? आइडेंटिकल साइज के हैं। किसके साइज के हैं? आइडेंटिकल साइज। दोनों स्फीयर किसमें हैं? आइडेंटिकल साइज के हैं। इसके बाद a third sphere of the same size but uncharged। ये चार्ज है और इनके चार्ज कितना था? QA कितना था भाई? चेक कर लीजिए। टू आइडेंटिकल चार्ज कपल स्फीयर A and B have there। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? 1-2 हो गया था। क्वेश्चन separated by distance 50 centimeter, mutual force, electrostatic repulsion if the charge on each charge given है 6.5 into 10 to power -7 कूलम। इसका भी चार्ज 6.5 into 10 power -7 कूलम। दोनों बॉडी चार्ज हैं। दोनों बॉडी पे चार्ज कितना है? रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब दोनों पे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। नहीं, जो 13 है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें नहीं है। 12 तक सेम है। 13 क्या है? अच्छा, तो इसके बाद ये है a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first। अब हम क्या करते हैं? इसमें तीसरा जो स्फीयर है आइडेंटिकल है, सेम, मतलब ये थर्ड स्फीयर है। सबसे पहले थर्ड स्फीयर को क्या करते हैं? बॉडी ए के कांटेक्ट में करते हैं। मान लीजिए इसमें चार्ज QA है, तब जब इसको हम कांटेक्ट में करेंगे तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज मेथड इस बॉडी में इस बॉडी का हाफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो थर्ड बॉडी में क्या चार्ज हो जाएगा? बोलिए, चार्ज इन थर्ड बॉडी कितना हो जाएगा? QA/2। जब इस बॉडी को, थर्ड बॉडी जो अनचार्ज है, ये कैसी है? अनचार्ज है। इस बॉडी को हम चार्ज बॉडी ए के कांटेक्ट में लाएंगे और ये बॉडी आइडेंटिकल है, मतलब बॉडी ए, बॉडी बी और थर्ड बॉडी क्या है? आइडेंटिकल है। यदि आइडेंटिकल है मतलब समान है तो चार्ज हमेशा हाफ हो जाता है, तो हाफ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो यदि इसमें QA चार्ज है तो इसमें QA/2 ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें QA/2। चार्ज होने के बाद इसमें QA/2 और इसमें भी QA/2 हो जाएगा। तो 6.5 into 10 power -7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? इतने कूलम का चार्ज किसमें आ जाएगा? अनचार्ज बॉडी थर्ड बॉडी में। तब आ जाएगा जब उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे। अब इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन? 10 brought in contact with the second।
अब इसी बॉडी को, जो अनचार्ज बॉडी थी, अब तो जब इसके कांटेक्ट में ला तो ये चार्ज बॉडी हो गई। अब क्या हो गई ये चार्ज बॉडी। देखिए पहले इसमें चार्ज 0 था, जब आपने इसको इसके कांटेक्ट में लाया तो ये क्या हो गई चार्ज हो गई। कितना चार्ज हो गया इस बॉडी में, ये थर्ड बॉडी में कितना चार्ज हो गया, फर्स्ट बॉडी का हाफ। ठीक है। अब इसके बाद जब वो चार्ज हो गई, उसके बाद कह रहा है इस थर्ड बॉडी को सेकेंड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाना है। अब जब इसके साथ मिलाएंगे तब भी इसमें चार्ज होगा। ठीक है ना। तो चार्ज कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। थर्ड बॉडी brought in contact with second and finally remove from both। इसके बाद आपको दोनों से रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा ए और बी का। तो जब ये कांटेक्ट में है तो चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ कितना, QA/2। अब क्या कह रहा है कि इस बॉडी को बी बॉडी से भी कांटेक्ट में कर दीजिए। तो अभी भी अब इस बॉडी का जो थर्ड बॉडी है अब क्या होगा, व्हेन थर्ड बॉडी कांटेक्ट इन सेकेंड बॉडी then new charge on third body कितना हो जाएगा भाई, तो इसमें जितना चार्ज था वो प्लस इसका चार्ज डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये जो 3.25 इंटू 10⁻⁷ ये चार्ज इसमें आ गया था। जब आपने इसको इसमें कांटेक्ट किया तो इसमें कितना चार्ज आ गया, 3.25 10⁻⁷। ठीक है। अब इसके बाद इससे आपने कांटेक्ट करवा दिया तो इसमें क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो प्लस इसका चार्ज कितना है 6.5 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 10⁻⁷ कूलम। चेक कर लीजिए आ रहा है क्या। तो इसको मान लो ये Q1 डैश हो गया जब ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में थी, और इसको मान लेता हूँ Q2 डैश। ठीक है ना। दोनों बॉडी का चार्ज अब क्या हो गया, ये जो अनचार्ज बॉडी थी उसका चार्ज कितना हो गया जब ए से कनेक्ट किया आपने, Q1 डैश 3.25 10⁻⁷। फिर इसी बॉडी को जब आप बी बॉडी से कनेक्ट किया तो इसका चार्ज कितना हो गया 4.9 10⁻⁷ कूलम Q2 डैश। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगने लगेगा जब आपने इस बॉडी को इस बॉडी से टच किया। ठीक है। तो सेम चार्ज हो गया। सेम चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये बॉडी इसको रिपेल करेगी और ये बॉडी इसको रिपेल करेगी। तो इस बॉडी में कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ये पूछ रहा है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हम निकालेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्सन F इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है क्या क्वेश्चन में, देखिए डिस्टेंस दिया है। हाँ दोनों स्क्वायर 50 सेंटीमीटर गिवन था ना। कल ही आपको पता है कि R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है पिछले क्वेश्चन में, गिवन है कि नहीं, तो वैल्यू रख दीजिए। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 डैश कितना है 3.25 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन मिल जाएगा। सॉल्व करिए सभी लोग, देखिए कितना आ रहा है 5.7 10⁻³
न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। चेक करिए सभी लोग, करेक्ट है। तो इस प्रकार से जब अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगता है। वो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा? 5.7 × 10⁻³ न्यूटन का होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.14। प्रॉब्लम 1.14 ये है कि फिगर 1.33 shows track of 3 charge particle. Track of 3 charge particle in a uniform electric field if the sign of 3 changes and 3 charges, which particle has the highest charge to mass ratio? सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। 3 चार्ज पार्टिकल का पाथ आपको गिवन है। तीन चार्ज पार्टिकल का पाथ आपको गिवन है। ठीक है। चार्ज पार्टिकल 1, 2 and 3, एक्स एंड वाई एक्सिस है। आपसे पूछ रहा है क्या कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? पूछ क्या रहा है? चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q/m। क्या पूछ रहा है? Q/m, चार्ज टू मास रेशियो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। फिगर दिया है। अब आपको इस फिगर से सबसे पहले ये समझना होगा कि किस फिगर का मास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल है जिसका पाथ ये है, दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका पाथ ये है, तीसरा चार्ज पार्टिकल जिसका पाथ ये है। अब देखिए वो चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या है। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या है, कैसे पता चलेगा? देखिए ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव चार्ज की ओर झुक रहा है, खींच रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव नेचर का होगा। तो पहला चार्ज पार्टिकल किस नेचर का है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यदि कोई पार्टिकल उस ओर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की ओर यदि खींच रहा है, उसका पाथ बता रहा है कि ये इसकी ओर खींच रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव नेचर का होगा कि नहीं? यदि ये पॉजिटिव होता तो रिपल्सिव फोर्स, कौन सा फोर्स लगता? रिपल्सिव फोर्स। और ये क्या हो रहा है? खींच रहा है। ऐसे ये भी नेगेटिव का है। सेकंड वाला भी किस नेचर का है भाई? नेगेटिव। अब ये देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये खींच रहा है इसकी ओर, मतलब इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर खींचेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर खींचेगा। ये यदि इधर खींच रहे हैं तो इसका नेचर नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की ओर खींच रहे हैं और ये नेगेटिव है यहाँ पे। और ये जो चार्ज का पाथ है ये इसकी ओर खींच रहा है, ऐसे जा रहा है, खींच रहा है। इसका मतलब किस नेचर का होगा? ये पॉजिटिव। समझ में आया क्या? और कोई कितना खींच रहा है उसके पाथ से हमें पता चलेगा कि किसका मास ज्यादा है। जो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मास उतना ज्यादा होगा। पहले डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये दो तो नेगेटिवली चार्ज हो गए और एक ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसमें जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है उसका मास हमें देखना है कि कम है कि ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है, इसके लिए सबसे पहले हमें
एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल A इक्वल टू F बराबर M हम लोग पढ़ते हैं, फार्मूला याद है किसी को? F बराबर M A, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन, उम्मीद है सभी को याद होगा। A इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। F बराबर M A लिखा है। इसके बाद इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन क्या है? आधे लोगों को भूल गया, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू, तो y यहाँ पे हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ये y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, ये x, तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है, यदि हम इसको देखें तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस वाले में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में, थर्ड वाले में। तो u कितना है इनका? इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0, इनिशियल क्या है? 0 है। चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो यदि मैं यहाँ पे रख दो तो ये 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए की वैल्यू रख दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? F बाई एम टी स्क्वायर, और F इक्वल टू क्या होता है? QE होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इक्वल टू कितना होता है? QE। तो यदि आप यहाँ पे रख दें तो 1/2 QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से मुझे जो फार्मूला चाहिए वो क्या मिलेगा? Y इक्वल टू QE बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। Y हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा आप देखिए यहाँ पे, हम लिख सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई m e बाई 2 टी स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट हो जाए, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई m। q बाई m किस बात पे निर्भर करता है? आपसे पूछा है कि q बाई m रेशियो क्या होगा, तो जिसका q बाई m रेशियो डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल पे निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो किसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है? थर्ड वाले का। थर्ड वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबसे ज्यादा। तो जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है उसी का Q बाई M रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बना दिया डायग्राम, तो क्या लिख सकते हैं? द Q by M ratio is maximum for third charge particle because its displacement is maximum, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा। समझ में आया क्या? डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा थर्ड चार्ज पार्टिकल का है, यही कारण है कि इसका Q बाई M रेशियो सबसे ज्यादा है। समझ में आया क्या? Q बाई M रेशियो किस पे निर्भर करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट चेक कर लेंगे किसका ज्यादा है। जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है उसका Q बाई M रेशियो सबसे ज्यादा। क्लियर है? कंप्लीट करिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.15 कंसीडर a uniform electric field
यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है इसलिए यहाँ पे आई कैप लिखा है। यहाँ वेक्टर में दिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में दिया है, वेक्टर में, मैग्नीट्यूड नहीं है ये। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा न्यूटन पर, ये मैग्नीट्यूड। इसके बाद इसमें जो फर्स्ट केस है ये पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। फ्लक्स पूछा है क्या होगा व्हेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें एक 10 सेंटीमीटर की साइड है, स्क्वायर साइड, समझ पा रहे हैं आप। इसकी साइड क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी। एरिया को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻² मीटर स्क्वायर को 0.01 मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फिर कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर की जो साइड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर साइड से, तो पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड से पास हो जाएंगे, तब फ्लक्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू EA cos थीटा होता है। कितना होता है EA cos थीटा। ये प्लेन है और ये फील्ड है। प्लेन और फील्ड यदि नॉर्मली होते हैं तो वहां एंगल 0 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री है। अब यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा, E कितना है, मैग्नीट्यूड में ले लो 3 × 10⁻³ और एरिया कितना है 10⁻⁻², तो कितना आ जाएगा ये 3 × 10⁻⁻1 मतलब 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट का आंसर आ गया है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया क्या, जल्दी से लिखिए। तो बी पार्ट इसका क्या पूछता है, बी पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। मतलब जो प्लेन है ये नॉर्मल से 60 डिग्री इंक्लाइंड हो गया, मतलब ये जो प्लेन था वो 60 डिग्री इंक्लाइंड हो गया, यहाँ थीटा 60 डिग्री हो गया। क्या कह रहा है, यदि प्लेन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड हो जाए या तो प्लेन इंक्लाइंड हो जाए। यदि प्लेन इंक्लाइंड हो गया, ध्यान से समझिए, यहाँ पे नॉर्मल से इंक्लाइंड है। यदि प्लेन सीधा इंक्लाइंड होता है तो उसको 90 माइनस करना पड़ता है, जितना एंगल दिया है उसको 90 माइनस कर दीजिए। और यदि नॉर्मल से नहीं इंक्लाइंड है, जैसे ये नॉर्मल से इंक्लाइंड है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री,
फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन नॉर्मल प्लेन क्या होता है, प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है। ये कितना एंगल इंक्लाइंड है, 60 डिग्री। और यदि नॉर्मल से इंक्लाइंड हो जाए तो उसको 90 माइनस करना। प्लेन दो तरीके से इंक्लाइंड हो सकता है, एक एक्स एक्सिस से, एक नॉर्मल से, ठीक है ना। तो यदि नॉर्मल से देखें तो 30 डिग्री है प्लेन, एक्स एक्सिस से 60, तो ये बोल रहा है एक्स एक्सिस से, हमें एक्स एक्सिस से लेना है। अब जब ये इंक्लाइंड हो गया तो हमें जो फील्ड लेनी होती है इसका 90 लेना, मतलब ये डायरेक्शन के लेनी है, इसको रिजॉल्व करना पड़ता है ना, हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। तो अब जो हमारा यहाँ थीटा होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, तो फाई इक्वल टू ई कितना है, 3 × 10⁻3, एरिया कितना है 10⁻⁻2, cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, 3 × 10⁻3, 10⁻⁻2, 1/2, ये हो जाएगा 1.5, 10⁻1.5 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आंसर आ गया, ठीक है। चेक करिए, सॉल्व करिए जल्दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.16। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सरसाइज 1.15 में जितनी है वही रहेगी, कितनी थी, 3 × 10⁻3 आई का न्यूटन पर कूलम। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो रही है इसमें, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, एक क्यूब है 20 सेंटीमीटर की साइड का, ये साइड आपको दिया है ना। अब ये कह रहा है ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके फेस जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक्स वाई जेड के पैरेलल है। तो कुछ ये जैसे है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये है जेड एक्सिस के पैरेलल, और ये वो है वाई एक्सिस के पैरेलल। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम किसी भी प्लेन की देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 6 फेस होते हैं। इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस। एक फेस यदि हम देखें इस फेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले फेस से बाहर निकल जाएंगे, इस फेस से अंदर जाएंगे, इस फेस से बाहर। यदि हम इन दो फेस की बात करें, समझिए यदि ये पॉजिटिव फेस है तो ये नेगेटिव एक्स का फेस है, यदि ये पॉजिटिव फेस है तो ये नेगेटिव। ऐसे ही ये ऊपर की ओर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस का फेस है तो ये वाला नेगेटिव जेड एक्सिस का फेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला एक फेस फ्रंट का है तो ये वाला फेस एक बैक का हो जाएगा। 6 फेसेस में ऐसे होंगे, एक नेगेटिव का होगा, दूसरा पॉजिटिव का होगा। यदि एक फेस से एंटर करेंगे तो दूसरे से निकल जाएगी। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज क्यों होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन entering through the plane of cube is equal to number of field line leading through the plane।
है, जितनी फील्ड लाइन इंटर करेंगे उतने ही फील्ड लाइन लीव करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो टोटल नेट फ्लक्स हर साइड का क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका है 0। जल्दी बनाएं।